प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th मैथ। तो इसमें बहुविकल्पी जो हमारे पास अनसोल्ड है राहुल एग्जाम एक्सप्रेस, इसका यानी सेट नंबर पहले के विकल्प है वो आप देखेंगे, तो वीडियो का पूरा देखना। और प्यारे बच्चों विकल्प बहुत ही बढ़िया हैं, ये आपके बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे विकल्प हैं। तो शुरुआत कैसे करते हैं वो देखिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ हर के 2 पे घात m 5 पे घात n रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि संख्या इतने का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। प्यारे बच्चों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न होगा तो आप क्या करेंगे, ये जो संख्या आपको दिख रही है तो हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे आप। तो यहाँ पर ये लिखने के बाद यानी कि 1458 बटा, यानी आपको हर के अभाज्य गुणनखंड करने हैं 1250। 1250 के जब गुणनखंड करेंगे तो 125 गुणा 10 ऐसे लिख सकते हो, और 125 को लिख सकते हैं 5 पे घात 3 और गुणा, और 10 को लिख सकते हो 5 गुणा 2 ऐसे करके। तो इसको लिख सकते हैं 5 पे घात 3 और 1 ये 4 और गुणा 2 इस प्रकार। तो इसमें जिसकी घात सबसे बड़ी होगी वही आंसर होगा। तो इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है, ये 4 है आपकी, कितनी है 4, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th मैथ जो हमारे पास राहुल एग्जाम एक्सप्रेस का अनसोल्ड पेपर है। तो इसका सेट नंबर पहले यानी सेट नंबर पहला इसके बहुत विकल्प हल करा रहे हैं, तो वीडियो का आप तक देखना। और प्यारे बच्चों विकल्प बहुत बढ़िया है आपके, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ठीक है। तो कैसे पहला सवाल कैसे करते हैं देखिए। तो यहाँ पे इस प्रकार जो आप प्रश्न देख रहे हो, ठीक, हर के 2 पे घात m 5 पे घात n रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि ये जो परमेय संख्या है का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। तो इस प्रकार का जब भी प्रश्न आएगा तो आप हर के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो प्यारे बच्चों हर उठाइए, ये आपका हो जाएगा 1250। जब इसके गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 4 ये हो जाएगा आपका, सॉरी 2 होगा, ठीक है। जब इसके इस प्रकार ऐसे करें गुणनखंड काटेंगे आप तो 5 से 4 बार काटेंगे, लास्ट में 2 से काटेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे वो देखना है आपको। तो इस पे आप क्या करेंगे 5 पे घात 4 और गुणा 2। तो इसमें जिसकी सबसे बड़ी घात होगी, तो सबसे बड़ी जो घात है आपकी 5 पे घात 4, ये यानी सबसे बड़ी घात आंसर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये 4 हो जाएगा इस विकल्प का आंसर, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर देखिए प्रश्न नंबर 2, समीकरण युग्म इतने और इतने का हल होगा। तो आपको यहां पर ये चीज पता होगी a1 बटा a2 और नॉट इक्वल b1 बटा b2, ठीक है। फिर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, एक चीज ये होती है। अब a2 बटा यानी कि a1 बटा a2 इक्वल b1 बटा b2 और नॉट इक्वल c1 बटा c2, ये 3 कंडीशनें होती हैं। तो आपको करना क्या वो देखिए, पहले सबसे पहले समीकरण ये लिख लो 2x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0। फिर ये वाला लिखेंगे x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। प्रश्न नंबर 2 को हल कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, तो इसे कैसे लिखेंगे वो देखना है आपको। तो 2 बटा 1 बराबर यहाँ पर 1 होता है तो 1 बटा माइनस 1 और बराबर माइनस 3 बटा 2। तो यहां पर देखो ये दोनों आपके बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहां पर जो शुरुआत वाला ये नियम लग जाएगा आपका। तो इस नियम में क्या होता है प्यारे बच्चों, अद्वितीय हल होता है, ठीक। अगर आपको जानकारी है, इसके बारे में जानकारी है, तो यहाँ पे अद्वितीय हल होगा और साथ में संगत भी होगा, यानी कि कोई हल नहीं हो, सिर्फ एक हल होता है यहाँ पर, ठीक है। अद्वितीय हल यानी इसका अद्वितीय हल होगा, क्या होगा आपका अद्वितीय हल। तो इसका ये वाला सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गई भाई। इसके बाद अगला देखिए। देखिए आप इस चीज को आप अच्छे तरीके से याद कर लें इस चीज को, ठीक है, सवाल इससे आएगा जरूर। अब इसको हटा दे रहे हैं हम, भैया मेरे पास जगह कम है इसलिए यहाँ पे कम जगह में काम चला रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए
यदि समीकरण इतने के मूल बराबर हैं तो सी का मान ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, बहुत बढ़िया सवाल आएगा जरूर 100% का बराबर। यानी कि यदि समीकरण इतने के मूल बराबर है तो सी का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले समीकरण लिखेंगे हम ये वाला, ये तो यहां पे लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस सी बराबर 0। तो प्यारे बच्चों ये ए का मान ए बराबर 2 हो जाता है, बी बराबर -8 हो जाएगा और सी बराबर सी हो जाएगा। जब मूल बराबर होंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 कर देना आपको, ये सूत्र लगाने का, ठीक है। जब मूल समान होंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी का मान लगाइए, बी का मान है -8 और इसका वर्ग -4 और ए का मान 2 और सी का मान सी और बराबर 0। तो -8 का वर्ग 64 हो जाएगा और ये 4 दूनी 8 सी हो जाएगा और बराबर 0 और 8 सी को उधर भेज दो तो 64 बराबर 8 सी। ठीक, ये माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो ये 8 एक 8 और 8 8 64। तो यहाँ पर सी बचा, यहाँ 4 बचा तो सी बराबर 4 निकल के आ गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका, तीसरे का आंसर हो जाएगा सी। बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको सीख ले भाई आप। ठीक, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है सवाल। इसमें से 20 में से कम आप 100% में दावे के साथ 5 नंबर का पक्का मिलने वाला है। 5 नंबर का पक्का मिलेगा यहां से। आगे देखिए, अब इसके बाद इसमें देखिए का हल होगा तो बिल्कुल सेम उसी की तरह है। तो पहले ये समीकरण लिख लो, x प्लस 3y और प्लस का 5 बराबर 0। इसको देखिए तो यहां पर हो जाएगा 2x प्लस 6y और प्लस का 16 बराबर 0। ठीक, अब यहां पे क्या करना देखो, तो प्यारे बच्चों यहां पर 1 है तो 1/2 बराबर 3/6 बराबर 5/16। यानी खाली संख्या लिखी है 1/2 3/6 और 5/16। 3 एकम 3 3 दूनी 6, जो संख्या कट जाए उसे काट दो। तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 5/16। तो प्यारे बच्चों ये बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, नंबर तीसरा वाला होता है a1/a2 इक्वल v1/v2 और नॉट इक्वल c1/c2। तो नंबर थर्ड की कंडीशन लग जाती है। तो आपकी ये समांतर रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। समांतर रेखा के साथ साथ ये असंगत भी होता है। कैसा होता है ये? असंगत। ठीक है, असंगत। और इसके बाद यहाँ पे इसका कोई हल नहीं होता। ठीक, इसमें होगा कोई हल नहीं है। जब भी इस प्रकार की ये बन जाएगा, देखो ये इस रूप का हो गया तो इसका लिखें कोई हल नहीं है। अगर आपने सही कायदे से पढ़ा है तो आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों ये कोई हल नहीं है। अगर थोड़ा बहुत आपने ध्यान से पढ़ा है तो ये चीज समझ में आ रही होगी आपको। और भाई आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो अब आप समझिए। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहां पर देखिए, अब मेरे पास थोड़ी जगह हो गई है। अब हम क्या करें, इसको साफ कर दे रहे हैं। थोड़ी जगह बना ली मैंने। अब देखिए, अब प्रश्न नंबर 5, यदि इतने के बराबर 1/10 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों यहां पर लिखेंगे 1 यानी x² + 6 बराबर 1/10। तो इसका कैसे गुणा करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो x² + 6 और 10 × 1 = 10। 6 को उधर भेज देंगे तो x² बराबर 10 - 6। अब 10 में से 6 घटाएंगे तो x² बराबर हो जाएगा 4। ठीक, इधर से घात हटेगी और इधर अंडरूट लग जाएगा तो x बराबर √4। और प्यारे बच्चों जैसे ही अंडरूट लगता है तो यहाँ पर चिन्ह आ जाता है आपका प्लस माइनस। ठीक, तो x बराबर प्लस माइनस √4 को लिखा जाता 2। तो इसका आंसर आ गया आपका ये वाला। ठीक है, अब इसके बाद ये आगे वाले प्रश्न देखिए। थोड़ा अपना कैमरा ठीक कर ले, फिर इसके बाद आगे गल कराते हैं। प्रश्न नंबर 6 में देखिए, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीडीई दो संभावित त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। अब प्यारे बच्चों देखिए, ये एक त्रिभुज बड़ा त्रिभुज है। अब जो डी बिंदु है बीसी का मध्य बिंदु है, यानी जो डी है ना, ये वाला डी है वो बीसी का मध्य बिंदु है। ठीक, तो यहां पर ये मान के चले आप, ये वाली भुजा मान के चले, ये वाली भुजा 2 है, यहां से लेके यहां तक ये वाली भुजा 2 है। ध्यान समझना। तो अब ये डी बिंदु है वो कहां है, बीचों बीच है। तो यहां से लेके यहां तक 1 होगा,
फिर यहां से लेके यहां तक 1 होगा, क्योंकि डी है ना बीसी का मध्य बिंदु है, तो यहां से यानी ये वाली भुजा 2 है, तो एक ये और एक ये हो जाएगी। उम्मीद समझ में आ गई। यानी कि अब ये जो छोटा वाला त्रिभुज है ये वाला, इस छोटे वाले त्रिभुज की भुजा कितनी 1 है, तो इसकी भी 1 होगी और इसकी भी 1 होगी। और बड़े वाले त्रिभुज की भुजा हमने कितनी मानी है, बड़े वाले त्रिभुज की भुजा मानी हमने 2, तो जब इसकी 2 होगी, ठीक, ये 2 है तो ये भी 2 होगी और ये भी 2 होगी। ये नहीं आप 2 ही मानो, आप 10 भी मान सकते हैं, 12 भी मान सकते हैं, आंसर उतना ही आएगा। तो करके देख लीजिए आप। अब क्या करके देखना, तो प्रश्न कह रहा है पहले बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका, तो यहां पे लिखा जाएगा एरिया त्रिभुज ए, और कुछ नहीं करना। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो पहले देखो बड़ा त्रिभुज आया, तो बड़े त्रिभुज की भुजा कितनी है 2 है, तो ये 2 लिख दो, ठीक। फिर देखो छोटा त्रिभुज है बीडीई, अब इस त्रिभुज की भुजा कितनी है 1 है, तो बटा 1 लिख दो। अब इन दोनों का वर्ग कर दो आप, जब इन दोनों का वर्ग करेंगे 2 का 4 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1, तो इसको आप लिख सकते हैं 4:1, बात खत्म। अरे भैया आपको लगा के थोड़ी ना दिखाना है, बस अपने आप लगाइए, टिक लगा दीजिए, तो इसका आंसर आपका ये पहला आ गया। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये नहीं जैसे हमने 2 ले लिया, आप यहाँ पे 10 भी ले सकते हो, 12 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, जो आपकी इच्छा वो ले सकते हैं। आंसर यही निकलेगा 4:1। अब इसके बाद इसका अगला देखिए, प्रश्न नंबर 7, इसको मैं हटा रहा हूं। तो बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे बिंदु लिखे हुए हैं -2,6 और इसके बाद है -2,10, ये चीज है आपकी। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक सूत्र आपने पढ़ा होगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक सूत्र होता है आपका x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। प्यारे बच्चों ये होता है x1 और ये होता है y1 और ये होता है x2 और ये होता है y2, ठीक। अब मान लगा दो इनके, x1 का मान कितना -2 है और x2 का मान कितना है, x1 का -1 है और x2 का भी -2 है, और बटा 2, y1 का मान 6 और प्लस y2 का मान 10 और बटा 2, तो ये -4 बटा 2 और ये हो जाएगा 10 और 6 16 बटा 2। तो जब इसे काटेंगे 2 × 1 2, 2 दूनी 4, ये बचेगा -2, 2 × 1 2, 2 × 8 16, ये बचेगा 8। तो इसका जो विकल्प आएगा -2,8 आ जाएगा, कहां गया, ये वाला इसका आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद कैमरा पर उधर सेट कर रहा हूं, अपना प्रश्न नंबर 8 की तरफ लेके चलना है आपको, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। प्रश्न नंबर अगला देखिए 8 नंबर, प्रश्न नंबर 8 है, त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समांतर रेखाखंड पीक्यू खींचा गया है। तो पीक्यू समांतर बीसी है, तो 1 यानी पीक्यू अनुपात बीसी बराबर 1:3 हो तो एपी और पीबी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार का प्रश्न कैसे करें वो देखना है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले एक त्रिभुज बना ले रहे हैं ऐसे करके, इसका नाम है एबीसी, ए बी और सी। प्रश्न कह रहा है बीसी के समांतर पीक्यू, यानी इस भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई है, उसका नाम है पीक्यू, ठीक है। अब प्रश्न यहां पे कह रहा है, ये दिया है यहां पर ये चीज लिखी हुई है पीक्यू बटा बीसी, यानी PQ बटा BC बराबर है 1/3 ये। अब प्यारे बच्चों यहीं पे आपको ध्यान समझना है, देखो PQ यानी ये वाली भुजा है आपकी 1, ठीक, यानी ये वाली भुजा है आपकी 1, तो ये इस त्रिभुज के लिए हो गई ये वाली भुजा। तो जब ये वाली 1 है तो ये भी 1 होगी और ये भी 1 होगी। उम्मीद है आपको समझ में आ गई है। अब इसके बाद BC यानी ये वाली भुजा है आपकी 3, देखो यहाँ पे PQ बराबर 1, तो यानी ए भुजा 1 होगी, तो ये भी 1 होगी और ये भी 1 होगी। अब इसके बाद BC यानी ये वाली भुजा आपकी 3, यहां से लेके यहां तक कितनी है, ये 3 है। इसमें देखिए तो इसी प्रकार ये यहां से लेके यहां तक 3 है, यानी B से लेकर A तक ये 3 है, तो एक तो ये हो गई, तो ये वाली कितनी बची, यहां से लेके यहां तक ये बची है 2। इसी प्रकार ये वाली भुजा यहां से लेके यहां तक 3 है, तो एक तो ये हो गया, तो ये वाली बची है 2, यानी यहां से लेकर यहां तक 2 बचा हुआ है।
ठीक, अब क्या करना है, तो एपी और बीपी का अनुपात ज्ञात कीजिए, अर्थात एपी बटा पीबी, यानी कि एपी और बटा पीबी का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो एपी कितनी है, एपी ये वाली भुजा कितनी है, 1 है, और पीबी और ये वाली भुजा कितनी है, 2 है। तो बस प्यारे बच्चों यही आपका आंसर आ गया, 1:2। कहां पे दिया हुआ है, ये इसका पहला आंसर हो गया आपका। ठीक है, और हमें लग रहा शायद अल्सोल्ड में इसका आंसर गलत है, देख के बता रहा हूं। नहीं ठीक, आंसर अल्सोल्ड में भी यही है। ठीक, मुझे लगा शायद गलत हो, तो इसका आंसर यही है। अब इसके बाद ये बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, ये बता रहा हूं मैं, ये सवाल जो आज मैं बता रहा हूं वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इनसे सवाल मिलेगा जरूर आपको। अब बाद में आप कर पाओ या ना कर पाओ, बता रहा हूं आएगा जरूर। अब यहां पर देखिए प्रश्न नंबर 9 को, प्रश्न नंबर 9 को कैसे हल करेंगे, यानी कि साइन ए बराबर, यहां लिख लो भैया, साइन ए बराबर है 4/5। प्यारे बच्चों साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो यहां पे लिख लो लंब बटा कर्ण। तो लंब कितनी है, 4 है, कर्ण कितनी है, 5 है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये काम करेंगे। तो प्यारे बच्चों कर्ण कितना है, 5 का वर्ग है, बराबर आधार पता नहीं, और लंब कितना है, 4 का वर्ग है। तो हो जाएगा 25 बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, सॉरी ये 16 हो जाएगा आपका, यहाँ पर 16 को इधर भेजेंगे, तो 25 माइनस 16 बराबर आधार का वर्ग, तो इधर बचेगा 9, तो आधार का वर्ग बराबर 9, इधर से घात हटेगी तो अंडर रूट लगाएंगे, तो ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट का 9, तो ए बराबर निकलेगा आपका 3। ठीक, इसमें क्या पूछा, tan पूछा है आपका, tan। तो tan होता है आपका tan ए बराबर लंब बटा आधार, tan होता है लंब बटा आधार, अगर लाल बटे कक्का आपने पढ़ा है तो देखो लंब कितना है, लंब आपका 4 है, लंब कितना है 4 है, और आधार कितना है 3 है, तो 4/3, 4/3 इस प्रश्न का हो गया आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, हटा दें इसको, अगर हम जल्दी कर रहे हैं तो वीडियो को रोक के आप दोबारा देख सकते हैं। अब प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 10, इसको कैसे करेंगे बहुत जरा ध्यान से देखिए। यहां पे लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। अब यहां पे साइन में, यानी साइन माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तो साइन में, साइन कॉस में भाई कौन सा मान है जो दोनों बराबर हो, यानी साइन कॉस में किसका मान बराबर होता है, 45 का होता है, हमेशा ध्यान रखना, यानी साइन 45 और कॉस 45, यानी कि यहां पे साइन थीटा बराबर और कॉस थीटा बराबर, यानी कि साइन 45 बराबर, अरे लिख जा भैया लिख जा, कॉस 45 बराबर 1/√2, यानी कि जो टेबल है आपकी उसमें साइन 45 और कॉस 45 का मान 1/√2 ही होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे थीटा बराबर हो जाएगा क्या, 45, तो यहाँ पे थीटा बराबर 45 रख देना है, तो ये आपका साइन 45 माइनस कॉस 45। ठीक है, तो साइन 45 का मान 1/√2, इसका भी मान 1/√2 बराबर 0, तो चलेगा ही आपका, तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो 0 बराबर 0, तो अर्थात थीटा बराबर यहां पे लिया जाएगा 45, कितना लिया जाएगा, 45 लिया जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हटा दे रहा हूं, इससे ये पता चल गया कि थीटा का मान 45 हो गया। ठीक, अब 45 आपको यहां रख देना है, तो यहां लिखा है साइन पे घात 4 45 प्लस कॉस पे घात 4 थीटा, यहां भी 45 लगा दो, पहले थीटा लिख लीजिए आप, थीटा, अब थीटा की जगह आपको 45 लगा देना है, साइन स्क्वायर 45, साइन पे घात 4 45 अंश प्लस कॉस पे घात 4 और 45 अंश। साइन 45 का मान होता है भैया 1/√2 और इस पे घात 4 लगेगी, प्लस इसका भी मान 1/√2, इस पर भी घात 4 लगेगी, तो इस पे घात 4 है तो इसमें 4 बार लिख देंगे, 1 यानी कि इसको लिखेंगे 1/√2 और 1/√2 गुणा 1/√2 और गुणा 1/√2 प्लस 1/√2, इसको भी 4 बार लिखना है ऐसे करके। अब आपको फुल से समझा रहे हैं हम आपको। अब देखो 1 का 4 बार गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा, फिर √2 का √2 में करेंगे 2, फिर √2 का √2 में करेंगे 2,
भाई अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 में करेंगे 2 बन जाएगा, फिर अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 में करेंगे 2 बन जाएगा। इसी प्रकार यहां पर अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 में करेंगे 2, फिर इन दोनों का करेंगे 2, तो ऊपर तो 1 हो गया और 2 दूनी 4। इसी प्रकार यहाँ ऊपर 1 हो जाएगा और 2 दूनी 4। अब इसके हर समान है, जब इसके हर समान है तो 1 और 1 2, तो 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो इसका ये दूसरा सही हो गया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 11 देखिए। प्यारे बच्चों यहाँ पे बल्ब की रोशनी लग रही होगी कहीं पे, चलो पढ़ के बता दे रहा हूं मैं, सुन लेना ध्यान से। देखो प्रश्न नंबर 11 है, 6 मीटर ऊंची 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया, ठीक, यानी 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया भूमि पर 2 √3 मीटर है। प्यारे बच्चों ये आपका ये खंबा है, ठीक, ये भूमि है, तो इसकी जो छाया है वो कितनी है, ये खंबा ये इसकी परछाई है, यानी कि 2√3, और खंबे की ऊंचाई कितनी है 6 मीटर, ऐसे करके बनती है। तब उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, यानी ये वाला ज्ञात करना है आपको। तो ए बी और सी, तो इसमें क्या करना है आपको, tan थीटा बराबर लगा देना है, tan थीटा, क्योंकि लंब बटा आधार दिया हुआ है, तो यहां पे लिख देना है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी कि 6/2√3, ये लगा देना है आपको। अरे भाई नहीं दिखाई दे रहा है, यहां पे देखिए दोबारा से देखो प्यारे बच्चों, 6 मीटर ऊंचे खंबा, यानी कि खंबा है ऐसे करके, ये ए बी और ये सी, ये खंबा है तो इसकी ऊंचाई है 6 मीटर, ठीक, और इसकी परछाई यानी बात ये है आपकी 2√3, तो ये कोण थीटा, तो ये उन्नयन कोण बताना आपको, तो यहाँ पे tan 60 लगा देंगे, वो सॉरी tan थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी कि 6/2√3, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर 3/√3। अब ये आपका जो 3 है, तो tan थीटा बराबर इस 3 को लिख सकते हो √3 गुणा √3 और बटा √3, और 1 √3 से 1 √3 कट जाएगा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा √3। तो tan में ही देखिए कि ये 30, tan में देखो कि √30 किसका है, तो यहां लिखेंगे tan थीटा बराबर tan, ये मान होता है 60 का, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर 60 से निकल के आ जाएगा आपका ये। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा भैया। ठीक, तो इसका आंसर आ गया आपका ये वाला 60 अंश। अगला देखिए प्रश्न नंबर 12, इसको मैं रब कर दे रहा हूं क्योंकि ये थोड़ी जगह भी बनानी है हमें। ये देखिए प्रश्न नंबर 12, मैदान में खड़ी एक कार, तो प्यारे बच्चों मैदान है ये, मैदान में खड़ी एक कार 35 मीटर ऊंची मीनार से, प्यारे बच्चों ये एक मीनार है और 75 मीटर है, सॉरी ये 75 मीटर ऊंची मीनार है, ठीक। अब ये मैदान मान के चले, मैदान में खड़ी एक कार 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 अंश है, यानी अवनमन कोण ऊपर से बनाया जाता है, यानी कि ऐसे करके ये इसको मिलाया और ये जो कोण बना है वो 30 अंश का है, ठीक है। नाम लिखना चाहो तो नाम भी लिख सकते हैं आप, ए बी और ये सी, ठीक। तो जब प्यारे बच्चों ये 30 अंश का है तो ये भी 30 अंश का होगा, ये आपके एकांतर अंतः कोण कहलाते हैं। तो मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए, तो आपको ये x का मान, ये वाली दूरी निकालनी है, तो tan 30 लगा दो यहां पर, तो यहां पर लिखेंगे tan 30, तो हो जाएगा tan 30 बराबर, यानी कि लंब बटा आधार 75/x, तो tan 30 का मान 1/√3 हो जाएगा बराबर 75/x, कैसे गुणा कर दो इसका इसमें तो x हो जाएगा, अब इसका इसमें करेंगे तो 75/√3 मीटर, ये इसका आंसर आ गया। कहा गया है ये वाला, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा भैया। अब इसके बाद देखो 13 लिखा नहीं, कुछ इसमें दिक्कत होगी, मैं देख लो 13 क्या था, लिखने वाला जाना होगा शायद। चलो देख लो 13 नंबर, जो 13 नंबर प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा,
और 13 नंबर कोई खास भी नहीं है, छोड़ दीजिए आप इसे। यानी कार के दो वाइपर हैं जो एक दूसरे को आच्छादित नहीं करते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, जो 120 के कोण पर घूमकर सफाई करता है। पत्तियों के फुहार, प्रत्येक फुहार पर साफ हुआ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो देखिए, आपने देखा होगा जो कार के ऊपर जो शीशे के ऊपर जो वाइपर लगे होते हैं, ऐसे जब वो चलते हैं इस प्रकार साफ करते हैं, तो ये दो वाइपर हैं। तो ये परस्पर थीटा बराबर यानी कोण बनाते हैं आपका 120 अंश का, और इसकी त्रिज्या वही है। तो यहां पर सूत्र रहेगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, प्यारे बच्चों, यहां पर इसके जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा और बटा 360। ठीक, अब यहां पर दो वाइपर है, कितने हैं? दो वाइपर है, तो इसलिए यहां पर दो का गुणा होगा। तो देखिए, दो गुणा, पाई का मान नहीं लगाएंगे क्योंकि पाई का मान प्रश्न में दिया हुआ है, पाई का मान नहीं लगाएंगे, नहीं लगवा रहा ना, आंसर में पाई दिया हुआ है, और आर तो आर ही रहेगा। अब इसके बाद थीटा का मान 120 लगाएंगे और बटा 360। अब ये काट दो आप, 60 से काटो, या 120, ये हो जाएगा 3 बार चला जाएगा आप ऐसे करके। तो यहां पे आ गया है 2/3 पाई आर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया प्रश्न नंबर 13 का। ठीक, जो हमने बीच में मिस कर दिया था, और स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा, नंबर 13 दिख रहा होगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 14 देखिए, ये बढ़िया प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हटे दे रहा है इसको मैं। प्रश्न नंबर 14 देखिए, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी, यानी त्रिज्या का मान आर ही है, तो 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, यहां पे एक चीज ध्यान करनी है, जो मिनट वाली सुई होती है, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 5 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, तो यानी कि 1 मिनट बराबर, 1 मिनट बराबर हो जाएगा 5 अंश, सॉरी 6 अंश होता है, 1 मिनट बराबर होगा 6 अंश। और जब ये 5 मिनट है तो दोनों पक्षों में 5 का गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 5 मिनट बराबर 5 छक्का 30 अंश। तो यहां पर जो थीटा बराबर निकला है वो है 30 अंश आपका, और त्रिज्या आपकी यही रहेगी। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल सूत्र लगा दो यहां पर, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा और बटा 360। तो पाई आर स्क्वायर और थीटा की जगह पे 30 लगा देना है, और बटा 360। 1 0 से 1 0 काट दो, 3 से काटो, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, तो पाई आर स्क्वायर बटा 12। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 15 देखिए, थोड़ा सही कर लें तब आगे बता रहे हैं आपको। अब हम, हाँ दिख रहा हो जाएगा, पहले इसी को देख लें। प्रश्न नंबर 15, 14 को हटाओ, 15 देखिए बात। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल बराबर दे रखा 9 पाई। तो प्यारे बच्चों, बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर बराबर 9 पाई। तो पाई से पाई चला जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9, तो घात हटेगी, तो आर का मान निकलेगा 3। ठीक, 3 सेंटीमीटर इतना। फिर आई कह रहा है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो व्यास बराबर आपको पता होना चाहिए भैया, व्यास बराबर होता है 2r। ठीक है, तो 2 गुणा आर का मान कितना 3 है, तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्न नंबर 17 देखिए। प्रश्न नंबर 17 है, 1 से 15 तक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? तो 1 से 15 तक सम संख्याओं का समांतर माध्य, तो 1 से लेके 15 तक समांतर वो सम संख्याएं लिखिए। तो 2 4 6 8 10 12 14, बस, क्योंकि 16 15 से ऊपर निकल जाएगा। समांतर माध्य क्या होता है? बीच वाली संख्या। देखो इनमें कौन सा बीच में आ रहा है? तो प्यारे बच्चों 8, क्योंकि 3 ये और 3 ये, तो इसका आंसर हो गया 8 हो गया इस प्रश्न का। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 18 देखिए।
प्यारे बच्चों बता दें 1 से लेके 17 तक हमने बोर्ड पे प्रश्न लिख रखे थे, ठीक है। अब इसके बाद बोर्ड यानी पूरा भर गया हुआ था, काफी बोर्ड बड़ा है ये, तो बोर्ड ये भर गया था, इसलिए मैंने बाकी के प्रश्न लिख नहीं पाए थे। तो अब ये प्रश्न नंबर 18 और 19 20 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ठीक है, सिर्फ हम पढ़ेंगे और आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे तो उन्हीं को देख लीजिए आप। तो प्रश्न नंबर 18 है, यदि एक गोले का व्यास d सेंटीमीटर है तो गोले का आयतन कितना होगा। तो प्यारे बच्चों व्यास यानी कि यहाँ पर व्यास प्रश्न नंबर है आपका 18। तो प्यारे बच्चों व्यास को लिखा जाता है 2r, यानी कि जो व्यास है आपका d दे रखा है और व्यास को 2r लिखा जाता है, ठीक है। तो बराबर d, 2 का लगाएंगे भाग तो r बराबर हो जाएगा d/2। उम्मीद है आपको चीज समझ में आ गई होगी। तो गोले का आयतन कितना होगा, गोले का आयतन सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यू। तो बेटा 4/3 पाई और r का मान ये रहा d/2 का होल क्यू। तो 4/3 पाई, तो यहां पर हो जाएगा ये d पे पावर 3 और 2 का हो जाएगा 8। तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो यहां पर हो जाएगा पाई बटा 3 दूनी 6 और d पे घात 3, ये इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1/6, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये d चौथा सही हो जाएगा 1/6 पाई d पे घात 3, ठीक, और आपका हो जाएगा घन सेंटीमीटर, ठीक, चौथा सही हो जाएगा ये घन सेंटीमीटर ये, ठीक। प्रश्न नंबर 19 देखिए, प्रश्न नंबर 19। प्यारे बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन घंटी को जरूर यानी कि प्रेस कर देना, और इसके बाद इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें। आगे देखिए प्रश्न नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात है 9:16। तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा, यानी भुजाओं का अनुपात इतना है और क्षेत्रफलों के अनुपात पूछ रहा है, तो प्यारे बच्चों इनका कर देना है वर्ग। तो 9 नेम 81 और 16 का वर्ग 256, ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी 81:256 ये निकल के आ जाएगा इसका। भैया कौन सा सही है, ये आपका हो जाएगा चौथा, ठीक है। आंसर ही मिला लिया करें 19 नंबर, ठीक है। अब इसके बाद नंबर 20 देखिए, नंबर 20 में जब भी इस प्रकार का त्रिभुज आए तो कोण बी का मान कितना होगा, लगाने की जरूरत नहीं, 90 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 में त्रिभुज AB, यदि AB बराबर 6√3 है और AC बराबर इतना है तो BC बराबर 6 है। चलो बता दे कैसे करते हैं वो देखिए। अच्छा, तो यानी एक माप दे रखी है 6√3 और एक दे रखी है 12 और एक दे रखी है 6। अब प्यारे बच्चों आप ये बताइए इनमें से सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। तो सबसे बड़ी भुजा ये है, तो यही बन जाएगी कर्ण, और कर्ण को अकेला रखा जाता है। तो 12 का वर्ग बराबर 6√3 का वर्ग और प्लस इधर 6 का वर्ग, ऐसे करके। यानी सबसे पहले आपको ये देखना है इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा ये हो गया, ठीक। तो इसी को अकेला रखो, इन दोनों को स्टार्ट रखिए। तो ये तो हो गया 144, तो ये यानी कि 6 का वर्ग 36 और 36 दिया 108 और प्लस 36, तो 144 बराबर 144। जब ये दोनों पक्ष हो जाए, जब ये दोनों पक्ष बराबर हो तो वहां पे पाइथागोरस प्रमेय लगती है, और प्यारे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में ही लगती है। तो इसलिए 20वें का आंसर हो गया प्रश्न नंबर, यानी 20वें का आंसर हो गया 2, ठीक है। अब इसके बाद यहां से आपका सेट नंबर अगला होगा।